हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के पार्ट 2 वीडियो में आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। सर्च इंजन के बारे में। सर्च इंजन बैक एंड पर काम करता है। सर्वर पर पहुंची रिक्वेस्ट के अनुसार डाटा ढूंढने की जिम्मेदारी सर्च इंजन की होती है। सर्च इंजन क्या करता है? 3 प्रकार की क्रियाओं का पालन करता है। जब सर्च इंजन सर्वर पर पहुंची डेटा को ढूंढने की जिम्मेदारी रखता है तो 3 क्रिया का पालन करता है: क्रॉलिंग का, इंडेक्सिंग का, रिट्राइवल का। क्रॉलिंग मतलब यूआरएल से मैच करता हुआ सारा डेटा अपने में स्टोर कर लेता है। मतलब यूआरएल से जो डाटा मैच करता है उसको अपने आप में स्टोर कर लेता है। फिर है दूसरा इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग क्या होता है? इंडेक्सिंग डाटा से मैच के आधार पर अरेंज कर दिया जाता है। मतलब जो डाटा मैच होता है उसको अरेंज करता है ये इंडेक्सिंग। फिर रिट्राइवल। रिट्राइवल सबसे अधिक मैच डाटा यूज़र तक रिस्पांस के रूप में पहुंचाता है। एग्जाम्पल, सर्च इंजन के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? सर्च इंजन के एग्जाम्पल हैं गूगल सर्च इंजन है, बिंग सर्च इंजन है, या याहू सर्च इंजन है, ask.com सर्च इंजन है, elol.com सर्च इंजन है, एकोसिया सर्च इंजन है, yandex.com yandex.ru सर्च इंजन है, इंटरनेट अर्चीव सर्च इंजन है, डकडकगो सर्च इंजन, यूबांटू सर्च इंजन है। फिर आता है नेटवर्किंग प्रोटोकॉल। नेटवर्क में निर्धारित किए गए नियम। प्रोटोकॉल मतलब सेट ऑफ रूल्स। मतलब उसमें नियम कौन कौन से हैं? पहला आता है टीसीपी प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यह पैकेट स्विचिंग तकनीक का पालन करता है। नेटवर्क में क्या होता है? क्लाइंट होता है, तब सर्वर होता है। क्लाइंट सर्वर पर रिक्वेस्ट करता है, तो जब सर्वर पर रिक्वेस्ट करता है तो उसमें टीसीपी प्रोटोकॉल काम करता है। टीसीपी प्रोटोकॉल पैकेट स्विचिंग की तकनीक फॉलो करता है। पैकेट स्विचिंग तकनीक में जो जानकारी मांगी गई होती है उसमें उसको पैकेट के रूप में बांट दिया जाता है पार्ट में। तो जब पैकेट बन जाता है तो पैकेट पर आईपी प्रोटोकॉल फिर लागू होता है। तो आईपी प्रोटोकॉल क्या करता है? आईपी प्रोटोकॉल सेंडर और रिसीवर का एड्रेस लगा देता है पैकेट्स पर। उसके बाद फिर वो क्लाइंट के पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। फिर दूसरा प्रोटोकॉल आता है एसएमटीपी प्रोटोकॉल। यह है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। इसके अंतर्गत 2 प्रोटोकॉल आते हैं: आईएमएपी मतलब इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, और पीओपी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इसमें सेंडर सर्वर पर इसमें सेंडर आईएमएपी इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल के माध्यम से रिसीवर तक मतलब अपने जानकारी को पहुंचाता है, कोई भी फाइल या डाटा को पहुंचाता है। फिर तीसरा आता है एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसमें वेब पेज के रूप में जानकारी प्रदर्शित करने के लिए यह प्रोटोकॉल जिम्मेदार होता है। फिर चौथा है एफटीपी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसमें क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है सर्वर पर, फिर रिक्वेस्ट जब करता है तो पैकेट उसमें ये प्रोटोकॉल काम करता है एफटीपी प्रोटोकॉल, और एड्रेस लगा देता है और क्लाइंट के पास सूचना पहुंच जाती है। फिर आता है ईमेल। नेक्स्ट चैप्टर है ईमेल। ईमेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल। फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल के फादर को कहा जाता है रे टॉमलिंसन को। इंडियन फादर ऑफ ईमेल शिवा अय्यादुरई। ईमेल की सर्विस उपलब्ध कराने वाली पहली कंपनी हॉटमेल थी। बाद में इसे माइक्रोसॉफ्ट ने अधिग्रहित कर लिया और इसका नाम चेंज हो गया, आउटलुक हो गया था। फिर आता है दूसरा चैप्टर ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस क्या है? ई गवर्नेंस मतलब इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। सरकारी गतिविधियां टेक्नोलॉजी के माध्यम से संपन्न करना ई गवर्नेंस कहलाता है। ई गवर्नेंस के लाभ: डेटा का केंद्रीकरण, भ्रष्टाचार में कमी, प्रोसेस में पारदर्शिता, विभागों में लाल फीताशाही में कमी, समय की बचत। ई गवर्नेंस में कमियां क्या क्या हैं? ई गवर्नेंस की कमियां हैं कि संसाधनों में कमी, इंटरनेट की पहुंच, साक्षरता की कमी। ई गवर्नेंस के चरण, स्टेप्स ऑफ ई गवर्नेंस।
पहला है कंप्यूटराइजेशन, विभागों में कंप्यूटर उपलब्ध कराना और डेटा को डिजिटल करना, यह है कंप्यूटराइजेशन। फिर दूसरा चरण है नेटवर्किंग, विभागों को नेटवर्क से जोड़ना, डाटा सेंट्रलाइजेशन। फिर तीसरा चरण है ऑनलाइन प्रेजेंस, यूजर्स को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए समय समय पर नए पोर्टल्स या वेबसाइट लॉन्च करना। फिर चौथा चरण है ऑनलाइन इंटरएक्टिविटी, मतलब इस चरण के अंतर्गत सरकार अपने द्वारा लॉन्च पोर्टल एवं वेबसाइट का मेंटेनेंस करती है। फिर आता है ई गवर्नेंस के स्तंभ, पिलर्स कौन कौन से हैं। ई गवर्नेंस के पिलर्स कौन कौन से हैं? पीपल, टेक्नोलॉजी, रिसोर्स और प्रोसेस। ई गवर्नेंस के प्रकार, G2C, गवर्नमेंट टू सिटीजन, इसमें सरकार और सामान्य नागरिक के बीच में होता है कम्युनिकेशन, जैसे कि रेलवे टिकट बुकिंग करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल। फिर होता है G2E, मतलब गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, इसमें सरकार और सरकारी कर्मचारियों के मध्य, जैसे कि ऑनलाइन सैलरी, ऑनलाइन अटेंडेंस। फिर G2B, गवर्नमेंट टू बिजनेस, इसमें सरकार एवं व्यापारिक स्तर पर संबंध होता है, जैसे कि ऑनलाइन टेंडर वगैरह। फिर आता है G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, इसमें सरकार एवं विभिन्न सरकारी स्तर के मध्य संबंध होता है। 2011 में आया था ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन नेटवर्क। 2015 में फिर इसका नाम बदलकर भारत नेट परियोजना कर दिया गया। इसका भारत नेट परियोजना का उद्देश्य था कि 2.5 लाख गांव तक इंटरनेट की पहुंच उपलब्ध कराना चाहती थी सरकार। फिर आता है कि नेटवर्क पहुंचाने का माध्यम क्या होगा। नेटवर्क पहुंचाने का माध्यम ऑप्टिकल फाइबर केबल था, प्रकाश तंतु, ये इसका मतलब वो रहता है 10 to 8 मीटर पर सेकंड स्पीड वगैरह रहती है इसकी। फिर आता है मतलब इसको नेटवर्क को कैसे पहुंचाया गया था, तो केबल बिछाने का तरीका, केबल के माध्यम से पहुंचाया गया था। केबल बिछाने का तरीका था डार्क फाइबर। केबल बिछाते समय बीच बीच में कुछ एक्स्ट्रा केबल कनेक्शन छोड़ दिए गए थे, क्योंकि एक्स्ट्रा कनेक्शन इसलिए छोड़े गए थे क्योंकि जब ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ से दूसरे कनेक्शन दिए जा सकते हैं। फिर आता है भारत नेट परियोजना के लिए फंडिंग करने का काम। भारत नेट परियोजना के लिए फंडिंग करने का काम किया गया था यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के द्वारा, USOF के द्वारा। सरकार ने इस परियोजना के लिए PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को स्वीकार किया था। फिर आता है डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया का क्रियान्वयन 1 जुलाई 2015 से स्टार्ट हो गया था। स्थान दिल्ली का इंदिरा गांधी नेशनल कॉरिडोर स्टेडियम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। उद्देश्य डिजिटलीकरण। डिजिटल इंडिया एक प्रकार का अम्ब्रेला लाइक प्रोजेक्ट है। डिजिटल इंडिया के 9 पिलर्स हैं, इसे याद कर सकते हैं HIGH, हाई झुमकी के द्वारा, जैसे कि H फॉर हो जाएगा ब्रॉडबैंड हाईवे, I फॉर हो जाएगा इंटरनेट, G फॉर ई गवर्नेंस, H फॉर अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम। फिर J फॉर IT जॉब्स, H को स्किप करना है, U फॉर यूनिवर्सल मोबाइल एक्सेस, M फॉर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग और K फॉर ई क्रांति, और I फॉर हो जाएगा इंफॉर्मेशन फॉर ऑल। तो इस तरह से हाई झुमकी से ये 9 पिलर्स डिजिटल इंडिया के याद कर सकते हैं। ब्रॉडबैंड हाईवे, इंटरनेट, ई गवर्नेंस, अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम, IT जॉब्स, यूनिवर्सल मोबाइल एक्सेस, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, ई क्रांति और इंफॉर्मेशन फॉर ऑल। फिर आता है ई क्रांति। ई क्रांति के अंदर कई सारे कंपोनेंट्स आते हैं, जैसे कि ई कोर्ट हो गया, ई एजुकेशन में ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन एजुकेशन, ई डिस्ट्रिक्ट, जैसे कि ई डिस्ट्रिक्ट में मतलब वेबसाइट के माध्यम से इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया जा सकता है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ई कोर्ट के माध्यम से ऑनलाइन पेशी वगैरह होती है। ई हॉस्पिटल, ORF, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फ्रेमवर्क, ऑनलाइन OPD कंसल्टेशन, EDI, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। फिर आता है डिजिटल इंडिया के अंतर्गत चलाई गई पहल डिजी लॉकर क्लाउड बेस्ड सर्विस है। इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2015 से हुई। डॉक्यूमेंट को डिजिटल फॉर्म में सेव करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। क्रियान्वयन इसका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा किया जाता है। व्यक्तिगत फाइल स्टोरेज 1 MB रहता है मैक्सिमम,
और टोटल फाइल स्टोरेज 1 GB रहता है। फिर आता है उमंग ऐप। उमंग ऐप यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। इसकी शुरुआत 2017 से हुई। इसका क्रियान्वयन वही मिटी द्वारा किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा। इसमें 13 भारतीय भाषाओं में जानकारी उपलब्ध कराती है यह ऐप। और इसमें सपोर्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़, एंड्रॉयड और iOS है। बायोमेट्रिक बायोमेट्रिक यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जीवन प्रमाण, लाइफ सर्टिफिकेट। CSC कॉमन सर्विस सेंटर 2006। इसका उद्देश्य इसका उद्देश्य है ग्रामीण, दुर्गम एवं पहाड़ी क्षेत्रों में यह केंद्र द्वारा स्थापित किए गए हैं। इनके माध्यम से बैंकिंग सुविधा, सरकारी योजनाओं का लाभ एवं सरकारी योजनाओं में भागीदारी जैसी सुविधाएं इन केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं। राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन। इसकी शुरुआत अगस्त 2014 में हुई। शुरुआती स्तर पर 20 घंटे की ट्रेनिंग अवधि में तकनीकी का ज्ञान, जागरूकता एवं ईमेल भेजने जैसे बेसिक ज्ञान देना इसका लक्ष्य था। फिर आता प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता मिशन। इसकी शुरुआत 2017 में हुई। प्रत्येक परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को तकनीकी से अवगत कराना। फिर आता है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2025 में 28वां सम्मेलन हुआ। इसकी शुरुआत 1997 से हुई। एक राज्य की भागीदारी, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत निवारण विभाग का संयुक्त पहल है। थीम इसकी विकसित सिविल सर्विसेज एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। फिर आता है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन। वही चीज़ है। इसका जो 24वां सम्मेलन हुआ था, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस का 24वां सम्मेलन हुआ था जनवरी 2022 में हुआ था हैदराबाद में। इसका 25वां सम्मेलन हुआ था नवंबर 2022 में हुआ था जम्मू कश्मीर कटरा में। 26वां सम्मेलन हुआ था राष्ट्रीय ई गवर्नेंस का 2023 में इंदौर में। तो जो इंदौर में हुआ था इसका थीम है विकसित भारत, नागरिकों का सशक्तिकरण। और 27वां सम्मेलन हुआ था सितंबर 2024 में मुंबई में। इसका थीम था विकसित भारत, सुरक्षित एवं टिकाऊ ई सेवाओं का वितरण। फिर 28वां सम्मेलन जून 2025 में हुआ था विशाखापट्टनम में। इसका थीम था विकसित भारत, सिविल सेवा एवं डिजिटल परिवर्तन। फिर आता है UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी शुरुआत आधार नियम के अंतर्गत 2016 में हुई थी। इसका उद्देश्य था भारत के नागरिकों को एक यूनिक पहचान देने के लिए आधार नंबर उपलब्ध कराया जाना। इसका पोर्टल www.uidi.gov.in है। केंद्रीय मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और इसके 8 क्षेत्रीय कार्यालय हैं: बेंगलुरु, रांची, गुवाहाटी, हैदराबाद, न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई और लखनऊ में। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है AEPS, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। इसका उद्देश्य है बैंकिंग सुविधा का लाभ लेने के लिए व्यक्तिगत रूप से बगैर बैंक जाए एवं बगैर पासबुक की सहायता के बायोमेट्रिक की सहायता के द्वारा बैंकिंग प्रणाली की सुविधाएं प्राप्त करना। फिर आता है जेम पोर्टल, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, वन स्टॉप फॉर गवर्नमेंट ई मार्केट सेंटर। इसका उद्देश्य सरकारी विभाग, संगणक, सामाजिक स्तर द्वारा आवश्यक उपयोग की वस्तु की खरीद के लिए वन स्टॉप सेंटर है। NIC, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। इसकी शुरुआत 1976 में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिटी द्वारा की गई। केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं अन्य सरकारी सेवा संस्थान में नेटवर्क की पहुंच उपलब्ध कराने वाली एकमात्र संस्था ई गवर्नेंस का आधार बनी। फिर आता है NIC NET की स्थापना 1987 में हुई। इसका उद्देश्य राज्य के जिला मुख्यालयों को आपस में जोड़ना। सोशल मीडिया गवर्नेंस, एच डटन ने इस गवर्नेंस को 5वां स्तंभ माना है, सोशल मीडिया गवर्नेंस को। भारत विकास गेटवे ये राष्ट्रव्यापी पहल है। इसका उद्देश्य है स्थानीय भाषा में जानकारी उपलब्ध कराना। 6 भाषाओं को ये सपोर्ट करता है: हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, तमिल, तेलुगु, बंगाली। 6 क्षेत्रों में काम करता है यह: कृषि, शिक्षा, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य, ग्रामीण, ऊर्जा और शासन। MCA 21, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स।
के अंतर्गत आता है। MCA 21 मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंतर्गत आता है। इसमें पंजीकृत संस्थानों का डाटा संग्रहण, नाम में परिवर्तन, एड्रेस जैसी जानकारी का पंजीकरण और एकत्रीकरण किया जाता है। फिर आता है मध्य प्रदेश की पहल MP ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम। इसकी शुरुआत 2006 में हुई थी मध्य प्रदेश सरकार एवं TCS कंपनी के द्वारा। फिर आता है MP टास, MP ट्राइबल अफेयर्स ऑटोमेशन सिस्टम। इसमें जनजातीय मामलों के समाधान के लिए इसे लाया गया था। फिर आता है समग्र पोर्टल, फैमिली ID इसमें बनती है। फैमिली ID के सदस्यों की एक यूनिक समग्र ID होता है। मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। मनरेगा के हितग्राहियों को लाभ सीधे उनके खाते तक पहुंचाना, क्रियान्वयन पंचायत एवं ग्रामीण विकास द्वारा। फिर आता है ई उपार्जन परियोजना। इसका कार्यान्वयन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा किया जाता है। प्रोक्योरमेंट ऑपरेशंस को मजबूती देना MSP के तहत। राज्य के किसानों का एकत्रीकरण, डेटाबेस विकसित करना। SMS बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम। ग्रामीण विकास के लिए जिला पंचायत बैतूल की पहल है। इसमें मनरेगा के तहत दैनिक गतिविधि निगरानी एवं गुणवत्ता सुधार पर बल दिया जाता है। वात्सल्य, यह जिला प्रशासन होशंगाबाद की पहल है। इसमें प्रौद्योगिकी उपयोग के साथ बाल स्वास्थ्य मापदंडों की निगरानी प्रक्रिया में सुधार किया जाएगा। फिर आता है जियो सर्च, यह पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की पहल है। इसमें गांव, सड़क, रेलवे, वन, जल निकाय का भू डेटाबेस तैयार किया गया है। फिर आता है जियो फॉरेस्ट, मध्य प्रदेश वन विभाग की पहल है। इसके अंतर्गत वन भूमि के डेटाबेस का निर्माण किया गया है। वन डेटाबेस तैयार करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है। फिर आता है स्वान, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। इसकी शुरुआत 23 अगस्त 2008 को हुई थी। यह डेटा और वीडियो संचार के लिए राष्ट्रव्यापी नेटवर्क है। इसके माध्यम से जिला आयुक्तों के जरिए ब्लॉक्स को राजधानी से जोड़ा जाता है। फिर है ई-दक्ष, क्रियान्वयन इसका विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया जाता है। इसका लक्ष्य है 5 साल में 8 लाख सरकारी कर्मचारियों को IT प्रशिक्षण देना। फिर आता है हेड स्टार्ट, छात्र व शिक्षकों हेतु कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम, कंप्यूटर सक्षम शिक्षा कार्यक्रम है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत 2000 में प्रारंभ हुआ था। ई-गवर्नेंस के लिए राज्य के पुरस्कार, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ई-गवर्नेंस पहल के कार्यान्वयन में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न ई-गवर्नेंस पुरस्कार दिए जाते हैं। प्रदानकर्ता मध्य प्रदेश सरकार का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। यह पुरस्कार 10 श्रेणियों में दिया जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य, 2006 भारत में नेशनल ई-गवर्नेंस की शुरुआत 2006 में हुई। 1969 ई-गवर्नेंस की शुरुआत सर्वप्रथम अमेरिका से हुई। 1969 में राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क को भारत ने भूटान के साथ साझा किया। नेस्कॉम के अध्यक्ष देवांग मेहता ने कहा कि कॉमर्स प्रशासन का अभिप्राय स्मार्ट गवर्नेंस से है। फिर नेक्स्ट चैप्टर आता है, नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रॉनिकी। पदार्थ की प्रकृति, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह और इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के आधार पर कार्य करने वाले यंत्रों पर अध्ययन। पदार्थ की प्रकृति, अर्धचालक सेमीकंडक्टर शुद्ध अवस्था में कुचालक होता है, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, अशुद्धि मिलाने पर सुचालक हो जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। अर्धचालक पदार्थ के निर्माण हेतु अशुद्धि मिलाने की क्रिया डोपिंग कहलाती है। एग्जाम्पल, इसमें कौन कौन से मतलब अर्धचालक यूज किए जाते हैं? सिलिकॉन, सिलेनियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी। सिलिकॉन बेस्ट सेमीकंडक्टर होता है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के आधार पर कार्य करने वाले यंत्र। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। आविष्कारक इसके जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग है। वैक्यूम ट्यूब के आविष्कारक जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग। कांच की एक नली होती थी और इलेक्ट्रोड इधर लगा है। इसमें कमी क्या थी कि वैक्यूम ट्यूब को कार्य करने के लिए विद्युत ऊर्जा की उच्च खपत की आवश्यकता होती थी, जिससे कांच की नली क्या टूट जाती थी। फिर सेकंड जनरेशन में मुख्य डिवाइस थी ट्रांजिस्टर। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के बहने की दिशा का निर्धारण करता है यह डिवाइस। आविष्कार इसका मतलब ट्रांजिस्टर का आविष्कार विलियम शॉकले और जॉन वाटविन ने किया। ट्रांजिस्टर में 3 भाग होते हैं, पार्ट होते हैं इसके। एक बेस होता है, एमिटर होता है, कलेक्टर होता है। ट्रांजिस्टर के 3 भाग, उसके तीनों भाग टर्मिनल कहलाते हैं। फिर आता है थर्ड जनरेशन में मुख्य उपकरण IC इंटीग्रेटेड चिप्स यूज किया गया।
इसके आविष्कारक हैं जैक किडबी, रॉबर्ट स्नाइड्स। सिलिकॉन की बनी एक चिप होती है। आईसी के आविष्कार मतलब इंटीग्रेटेड चिप के आविष्कार के बाद से डिवाइसेस का आकार छोटा हो गया, बहुत छोटा हो गया, क्योंकि आईसी में एक सिंगल चिप पर हजारों की संख्या में ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। एसएसआई स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, एमएसआई मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, एलएसआई लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वीएलएसआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यूएलएसआई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वर्तमान में यही अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यूज किया जा रहा है। फोर्थ जनरेशन में वीएलएसआई के स्थान पर यूएलएसआई एवं माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग होने लगा। फिर आता है फिफ्थ जनरेशन में डिवाइसेस का यूज होने लगा, जैसे कि टच स्क्रीन, वॉइस रिकॉग्निशन जैसी तकनीक का पालन करने वाले डिवाइसेस की यूज होने लगा। फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना। इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना 1970 में हुई। प्रथम सचिव और अध्यक्ष थे जीके मेनन। 1970 में इलेक्ट्रॉनिकी में 75% वृद्धि हुई। 1970 में पहली बार ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ। ईडीआई इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, रेक्टिफायर, दृष्टिकारी। यह रेक्टिफायर जो होता है एसी को डीसी में बदलता है, अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में बदलता है। अल्टरनेटिव करंट दोनों दिशाओं में प्रवाह होता है उसका, और डायरेक्ट करंट जो होता है इसका एक ही दिशा में प्रवाह होता है। कैपेसिटर आवेशों का संग्रहण करने के लिए यूज किया जाता है कैपेसिटर का। इसका मात्रक फैराडे है। रेजिस्टेंस विद्युत धारा के प्रवाह मार्ग में रुकावट डालने वाला रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध की निर्भरता किसी चीज़ पर निर्भर करते हैं? पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, तार की लंबाई पर निर्भर करता है। अगर तार की लंबाई ज़्यादा होगी तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा, तार की लंबाई कम होगी तो प्रतिरोध कम होगा। फिर तार के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, मतलब आर इज डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। मतलब तार की क्षेत्रफल अगर ज़्यादा होगा तो प्रतिरोध कम होगा, अगर तार का क्षेत्रफल कम होगा तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, मतलब तार की लंबाई पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R/L। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, मतलब तार की प्रकृति अगर ज़्यादा होगी तो ज़्यादा होगा, अगर कम होगी तो कम होगा। और इसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में उल्टा होता है। फिर तापमान पर भी निर्भर करता है। मतलब तापमान अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा होगा, उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा। तापमान अगर कम होगा तो प्रतिरोध कम होगा। फिर आता है जेनर डायोड। किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा की दिशा एक ही बनाए रखने के लिए यूज किया जाता है जेनर डायोड को। ब्रेकडाउन वोल्टेज के रूप में काम करता है। इसमें जेनर डायोड ब्रेकडाउन वोल्टेज पर काम करता है। अमीटर किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा का मापन करने के लिए अमीटर का यूज किया जाता है। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक EHTP इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। इसका उद्देश्य है इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र का विस्तार करना एवं विदेशी निवेश को बढ़ावा देना। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1993 से हुई। मध्य प्रदेश के कई शहरों में ये स्थापित है, जैसे कि इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, सागर, जबलपुर। नवीनतम जो पार्क है ये सागर में स्थापित किया गया है। भोपाल एवं जबलपुर को भारत के साथ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर में शामिल किया गया है। अतिचालकता सुपर कंडक्टिविटी। अतिचालकता खोज 1911 में किमर्लिंग ओन्स द्वारा किया गया। कुछ विशेष स्थितियों में कुछ पदार्थ इलेक्ट्रॉनिकी के मूलभूत नियमों का पालन नहीं करते हैं, अर्थात उनका प्रतिरोध शून्य हो जाता है। जैसे कि पारा, यदि पारे को 4 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर रखा जाए तो वह विद्युत का सर्वोत्तम चालक बन जाता है। माइजनर प्रभाव मैग्नेटिक लेविटेशन। अतिचालक पदार्थ किसी चुंबकीय पदार्थ द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करते हैं, जैसे कि बुलेट ट्रेन हो गया, इसी सिद्धांत पर काम करती है। जैसे कि चुंबक हो गया, मतलब पोल वाले चुंबक को सामने लाएंगे तो प्रतिकर्षित करेंगे। अतिचालक पदार्थ के ऊपर चुंबकीय पदार्थ को रखने पर वह उससे प्रतिकर्षित होगा और ऊपर हवा को टच करेगा। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति, इसकी शुरुआत 25 अक्टूबर 2012 को हुई। इस नीति के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का नाम बदलकर इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग कर दिया गया।
इस नीति के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर पर बल दिया गया। इसके लक्ष्य हैं 2020 तक इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में $400 मिलियन का इजाफा करना। इलेक्ट्रॉनिक्स नवीनतम राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति 2019 में लाई गई। उद्देश्य 2025 तक इलेक्ट्रॉनिकी के माध्यम से $1 ट्रिलियन प्राप्त करना। इन मुद्दों पर ध्यान देना 5G, AI, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी। सीमेट सेंटर फॉर मैन्युफैक्चरिंग फॉर इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिकी सामग्री प्रौद्योगिकी केंद्र। भारत में विशेष स्थान है 3, पुणे, हैदराबाद, त्रिचूर में। अतिचालकता सुपर कंडक्टिविटी, अतिचालक पदार्थ 1, इसमें अत्यधिक निम्न ताप पर अतिचालकता के गुण को प्रदर्शित करती हैं। शुद्ध धातुएं एवं उपधातुएं। क्रांतिक ताप इनका 0 से 10 केल्विन के बीच होता है। अतिचालक पदार्थ 2, इसमें मिश्र धातु एलॉय का यूज किया जाता है। क्रांतिक ताप इसका 10 से 13 के बीच होता है। प्रतिचुंबकत्व को दर्शाते हैं। फिर आता है लॉजिक गेट में आता है बेसिक गेट में और गेट में क्या होता है? और गेट में 2 इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होता है। C=A+B। फिर आता है एंड गेट में 2 इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। C=A×B। फिर नॉट गेट में एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। C=A'। फिर आता है नॉर गेट नॉट प्लस और। नॉट गेट और गेट को मिलाने से नॉर गेट बनता है। इसमें 2 इनपुट और एक आउटपुट होता है। C=A+B'। फिर आता है नंड गेट। नॉट गेट और एंड गेट को मिलाने से नंड गेट बनता है। इसमें 2 इनपुट होते हैं, एक आउटपुट होता है। C=A×B'। अर्धचालक में अशुद्धियाँ मिलाने की क्रिया डोपिंग कहलाती है। अशुद्धि के प्रकार पी टाइप मतलब त्रिसंयोजी, बोरान, एल्यूमीनियम। बोरान का 5 होता है, 2 3। एल्यूमीनियम का 13 होता है, 2 8 13 मतलब 2 8 3। सैटेलाइट टेलीविज़न के पहले राष्ट्रीय नेटवर्क को किस नाम से जाना जाता था? सैटेलाइट टेलीविज़न के पहले राष्ट्रीय नेटवर्क को ऑर्बिटा नाम से जाना जाता था। यूनीमेट फर्स्ट कॉमर्शियल रोबोट है। रोबोट बनाने वाली कंपनी यूनीमेशन। ट्रांजिस्टर इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस। डायोड के पी भाग को कहते हैं, मतलब पॉजिटिव भाग को एनोड कहते हैं और जो निगेटिव भाग होता है उसे कैथोड कहते हैं। एक्स और एक्स नॉर को यूनिवर्सल गेट कहते हैं। आईसी इंटीग्रेटेड चिप इज डिजिटल डिवाइस। मेमोरी अब आता है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। इसमें आते हैं कौन कौन से टॉपिक आते हैं? इसमें मेमोरी आता है, सॉफ्टवेयर और जनरेशन या कंप्यूटर लैंग्वेज। सॉफ्टवेयर क्या है? कई सारे निर्देशों को मिलाने से एक प्रोग्राम बनता है और जब बहुत सारे प्रोग्राम मिलते हैं, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, उससे सॉफ्टवेयर बनता है। प्रोग्राम में आई हुई त्रुटि एरर या बग कहलाती है। MS वर्ड में जब स्पेलिंग मिस्टेक होता है तो रेड लाइन नीचे देता है और जब MS वर्ड में क्या होता है, ग्रामर मिस्टेक होता है तो ग्रीन लाइन देता है। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर यह कंप्यूटर की आंतरिक क्रिया को मैनेज करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यह यूजर की विशेष ज़रूरतों को संपन्न करने के लिए बनाए जाते हैं। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की कार्य क्षमता को संवर्धित कर देते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में ट्रांसलेटर आता है। ट्रांसलेटर के अंदर कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर आते हैं। और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत सिंगल टास्क, मल्टीटास्क, सिंगल यूज़र, मल्टी यूज़र, बैच प्रोसेसिंग, रियल टाइम और टाइम शेयरिंग जैसे टॉपिक्स आते हैं। फिर है डिवाइस ड्राइवर। तो पहले देखते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर को। यूज़र क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज समझता है और
यूज़र हाई लेवल लैंग्वेज समझता है, कंप्यूटर मशीन लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में बदलने का काम हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में बदलता है कौन? कंपाइलर। और हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में इंटरप्रेटर भी बदलता है। लेकिन कंपाइलर पूरा प्रोग्राम एक साथ ट्रांसलेट करता है, जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है? प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। एरर जो कंपाइलर होता है वो एरर प्रोग्राम के अंत में प्रदर्शित करता है, और जो इंटरप्रेटर होता है वो एरर को लाइन के अंत में प्रदर्शित करता है। कंपाइलर को अधिक मेमोरी की आवश्यकता होती है, जबकि इंटरप्रेटर को कम मेमोरी के मतलब इंटरप्रेटर को काम करने के लिए कम मेमोरी की आवश्यकता होती है। फिर आता है सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन में क्या हुआ? अंग्रेजी वर्णमाला के वर्णों को मिलाकर कुछ शब्द बनाए गए, जैसे ऐड, ADD मतलब एड्रेस, SUB मतलब सब्सट्रैक्ट, ADD मतलब ऐड, सब्सट्रैक्ट, लोड, निमोनिक्स बनाए गए। इसे असेंबली लैंग्वेज कहा गया कि मतलब इसे कंप्यूटर समझ ले, लेकिन इसे भी कंप्यूटर नहीं समझ पाया। तो फिर से क्या हुआ? इसको असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए असेंबलर बनाया गया। असेंबलर यह एक ऐसा ट्रांसलेटर है जो असेंबली भाषा के प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलता है। फिर आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब किसी डिवाइस की बूटिंग के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का होना ज़रूरी है। यूज़र एवं कंप्यूटर के मध्य इंटरफेस उपलब्ध कराने का जो काम होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यह ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र को एक समय पर एक ही काम करने की अनुमति देता है, जैसे कि डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर आता है दूसरा मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यह एक समय में एक से अधिक काम करने की अनुमति देता है, जैसे कि एंड्रॉयड, विंडोज़, iOS। फिर आता है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। यह ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय पर एक से अधिक यूज़र को कार्य करने की अनुमति देता है, जैसे कि लाइनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया। फिर आता है चौथा बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक जैसे काम को इकट्ठा करके उसकी बैच बनाई जाती है। बैच पंच कार्ड पर बनाई जाती है। जब वह पंच कार्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को दिया जाता है तो वह वन बाय वन सारी प्रोसेस को रन करता है, बीच में बगैर किसी मानव के इंटरप्शन के। फिर आता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत यूज़र को किसी कार्य को संपन्न करने के लिए एक निश्चित समय दिया जाता है, जिसे क्वांटम कहते हैं, और यदि यूज़र उस निर्धारित समय में कार्य संपन्न नहीं कर पाता है तो प्रोसेस को कैंसिल कर दिया जाता है। फिर आता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़र यदि निर्धारित समय में कार्य संपन्न नहीं कर पाता है, डिले होता है, तो इसका प्रभाव अगली प्रोसेस पर भी पड़ता है। फिर आता है डिवाइस ड्राइवर। नवीनतम तकनीकी के आधार पर कार्य करने वाले यंत्र के बारे में कंप्यूटर को जानकारी देना इसका काम होता है, जैसे कि डिवाइस क्या है, डिवाइस कैसे काम करती है, डिवाइस करने का तरीका क्या है, इस सब के बारे में, जैसे प्रिंटर को इंस्टॉल करना। फिर आता है फंडामेंटल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का थर्ड लेक्चर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़र की विशेष ज़रूरतों को संपन्न करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। जनरल पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं, स्पेशल पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं। तो जनरल पर्पज़ में सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होता है, हर यूज़र के लिए एक समान रूप से उपलब्ध होते हैं, जैसे कि MS एक्सेल हो गया, MS वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, फ़ोनपे, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, वेब ब्राउज़र। दूसरा होता है स्पेशल पर्पज़। इसमें विशेष ज़रूरतों की पूर्ति हेतु विशेष संस्था या व्यक्ति के द्वारा नियमित कराया जाता है, और यह उसी उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं और जिस चीज़ के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि विनर्स ऑनलाइन इंस्टीट्यूट, ऐप, होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। फिर आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की कार्य क्षमता को संवर्धित करते हैं। इसमें आता है डिबगिंग किसी प्रोग्राम में त्रुटि ढूंढने की प्रक्रिया डिबगिंग कहलाती है। डिबगर कौन होता है? जो एरर को ढूंढता है उसे डिबगर कहते हैं। डिबगर पैच सॉफ्टवेयर एरर को सुधारने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। यह संपूर्ण क्रिया डिबगिंग कहलाती है। डिस्क फ्रेगमेंटेशन पर उपस्थित जानकारी को व्यवस्थित करने की क्रिया डिस्क फ्रेगमेंटेशन कहलाती है। डिस्क क्लीनर यह यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऐसी फाइल हटाने का कार्य करता है जिसे लंबे समय तक यूज़र के द्वारा उपयोग में ना लाया गया हो। फिर आता है BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यह कंप्यूटर में होने वाली इनपुट एवं आउटपुट की क्रिया को कंट्रोल करता है। कंप्यूटर की
मदरबोर्ड की रोम चिप में लगा होता है। रोम चिप सिलिकॉन की बनी होती है। कर्नल, यह ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। फ्रीवेयर या शेयरवेयर सॉफ्टवेयर, यह ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो ट्रायल के लिए एक निश्चित समय अवधि के लिए मुफ्त में उपलब्ध कराए जाते हैं। फिर आता है यूज़र इंटरफेस, एप्लीकेशन या वेबसाइट के द्वारा जानकारी प्रदर्शित करने का तरीका। CUI, चैट कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, जहाँ सिर्फ टेक्स्ट फॉर्मेट हो। GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, इसमें इमेज प्लस टेक्स्ट सपोर्ट दोनों करता है। फिर आता है मेमोरी के बारे में। कंप्यूटर में डिजिटल डिवाइसेस में या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जब भी डेटा को स्टोर करना होता है तो डेटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी की सहायता ली जाती है। मेमोरी एक ऐसी डिवाइस है जिसका यूज़ डिवाइसेस में डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। स्टोरेज दो प्रकार के होते हैं, टेम्परेरी अस्थाई और परमानेंट स्थाई। टेम्परेरी इसमें जब डिवाइस बंद होकर शुरू होगी तो मेमोरी का डेटा मेमोरी में से हट जाएगा। इसे वोलेटाइल भी कहा जाता है क्योंकि बार बार चेंज होता है। और परमानेंट में क्या होता है कि इसमें डिवाइस की बूटिंग के बाद डेटा मेमोरी से नहीं हटता है। इसे नॉन वोलेटाइल कहते हैं क्योंकि डेटा में चेंजेस नहीं होते हैं। मेमोरी दो प्रकार के होते हैं। रीड, मेमोरी में दो प्रकार की क्रिया होती है। रीड मतलब मेमोरी से डाटा लेना रीड कहलाता है और मेमोरी को डाटा देना राइट कहलाता है। राइट, WRITE। मेमोरी में दो पार्ट होते हैं, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में आते हैं रैम, रोम, कैश मेमोरी। रैम के दो प्रकार होते हैं, SRAM, DRAM। रोम के तीन प्रकार होते हैं, PROM, EPROM, EEPROM। PROM मतलब प्रोग्रामेबल रोम, EPROM मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, EEP मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। फिर आता है कैश मेमोरी में डायरेक्ट एक्सेस मैग्नेटिक डिस्क। रैम, वर्तमान में प्रोसेसिंग डाटा रैम में होता है। CPU आउटपुट रैम को देता है और आउटपुट रैम जो है इनपुट CPU को देता है। रैम सीधे CPU के संपर्क में होती है, इसलिए फास्ट मेमोरी है। रैम अस्थायी स्टोरेज देती है, इसलिए इसे वोलेटाइल मेमोरी के रूप में जाना जाता है। रैम रीड एवं राइट दोनों क्रिया को सपोर्ट करती है। रीड मतलब डाटा लेना और राइट मतलब डाटा देना। स्पीड के आधार पर मेमोरी का क्रम, सबसे ज़्यादा स्पीड रजिस्टर का होता है, फिर कैश मेमोरी का, फिर रैम का, फिर रोम का, फिर हार्ड डिस्क का। रैम के प्रकार। SRAM मतलब स्टैटिक रैम, इसमें ट्रांजिस्टर की बनी संरचना होती है, रिफ्रेश की आवश्यकता नहीं होती है, स्पीड फास्ट होती है तथा विद्युत ऊर्जा खपत उच्च होती है। डी रैम में ट्रांजिस्टर और कैरेक्टर की बनी संरचना होती है, लगातार रिफ्रेश की आवश्यकता होती है, इसमें स्पीड स्लो होती है तथा SRAM की तुलना में विद्युत ऊर्जा की खपत कम होती है इसमें। फिर आता है रोम, रीड ओनली मेमोरी। इसमें डिवाइसेस के क्रिया या ऑपरेशन से संबंधित निर्देश पहले से एक मेमोरी में स्टोर होते हैं जिसे रोम कहते हैं। जैसे कि कैलकुलेटर हो गया, वीडियो गेम हो गया, डिजिटल कैमरा के निर्देश स्टोर होना। रोम एक प्रकार की नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, यह रीड ऑपरेशन को सपोर्ट करती है। रोम के प्रकार। PROM, इसे रोम के डाटा में यूज़र परिवर्तन नहीं कर सकती। PROM मतलब प्रोग्रामेबल रोम, इस रोम के डेटा में यूज़र क्या करते हैं, परिवर्तन नहीं कर सकते। फिर आता है EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, इस रोम के डाटा में यूज़र क्या करते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। इस रोम के डाटा में UV रेस की सहायता से परिवर्तन संभव है, परंतु पिछला सारा डेटा हटाना पड़ता है पहले, फिर परिवर्तन होता है। मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में डाटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी का उपयोग करते हैं। स्टोरेज, संग्रहण के प्रकार। टेम्पोरेरी अस्थायी भंडारण, डिवाइस की बूटिंग के पश्चात डाटा मेमोरी से हट जाता है, ऐसी मेमोरी को वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। परमानेंटली स्थायी मेमोरी, भंडारण का ऐसा प्रकार जिसमें डिवाइस की बूटिंग के पश्चात मेमोरी डाटा पर
मेमोरी का डाटा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मेमोरी को नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। मेमोरी में संपन्न होने वाली क्रियाएं। रीड मतलब मेमोरी से डाटा प्राप्त करना, राइट मतलब मेमोरी को डाटा देना। मेमोरी प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में आते हैं रैम, रैम में आता है एस रैम, डी रैम, रोम, पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम, कैश मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में आता है, सेकेंडरी मेमोरी में आता है मैग्नेटिक डिस्क, इसमें आता है फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, इसमें आता है सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क। और फ्लैश मेमोरी में आता है पीडी, यूएसबी और एसएसडी। अब इन सब के फुल फॉर्म क्या क्या हैं। स्टैटिक रैम, एस रैम मतलब स्टैटिक रैम, डी रैम मतलब डायनेमिक रैम, पी रोम मतलब प्रोग्रामेबल रोम, ई पी मतलब ई पी रोम मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ई पी रोम मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ई डी मतलब कॉम्पैक्ट, सी डी मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रोम, सी डी आर मतलब रिकॉर्डेबल, सी डी आर डब्ल्यू मतलब रिराइटेबल, सी डी वी डी मतलब डिजिटल वर्सटाइल वीडियो डिस्क, पेन पी डी पेन ड्राइव, एस एस डी सॉलिड स्टेट ड्राइव, यू एस बी यूनिवर्सल सीरियल बस। मेमोरी स्टोरेज यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट 1 बिट है। 1 बिट इक्वल टू 0 या 1। 4 बिट मिलाकर एक निबल बनता है। 8 बिट मिलाकर 1 बाइट बनता है। 1024 बाइट मिलाकर 1 KB बनता है। 1024 KB मिलाकर 1 MB बनता है। 1024 MB मिलाकर 1 GB बनता है। 1024 GB मिलाकर 1 TB बनता है। 1024 TB मिलाकर 1 PB बनता है। मतलब 1024 बाइट मिलाकर 1 KB बनता है। 1024 KB मिलाकर 1 MB बनता है। 1024 MB मिलाकर 1 GB बनता है। 1024 GB मिलाकर 1 TB बनता है। 1024 TB मिलाकर 1 पेटाबाइट बनता है। 1024 पेटाबाइट मिलाकर 1 एक्साबाइट बनता है। 1024 एक्साबाइट मिलाकर एक जेटाबाइट बनता है। 1024 जेटाबाइट मिलाकर 1 योटाबाइट बनता है। 1024 योटाबाइट मिलाकर 1 ब्रोंटाबाइट बनता है। 1024 ब्रोंटाबाइट मिलाकर 1 जियोबाइट बनता है। फिर आता है एस रैम। एस रैम ट्रांजिस्टर से बना हुआ स्ट्रक्चर होता है। डी रैम में ट्रांजिस्टर के साथ साथ कैपेसिटर भी होता है। कैपेसिटर आवेश को कलेक्ट करने का काम करता है, लेकिन यदि कैपेसिटर को रिफ्रेश नहीं किया जाएगा तो चार्जर लीक होने लग जाता है। डी रैम में रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत होती है, लेकिन एस रैम में रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। जब डी रैम में बार बार रिफ्रेशमेंट करना पड़ेगा तो प्रोसेस धीमी हो जाएगी, जबकि एस रैम की प्रोसेस तीव्र होती है। एस रैम के स्ट्रक्चर में 6 ट्रांजिस्टर होते हैं, तो काम करने के लिए इलेक्ट्रिक एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए, जबकि डी रैम में इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। फिर आता है रोम। डिवाइस जो काम करेगी उसके ऑपरेशन से संबंधित जो निर्देश होते हैं वो पहले से एक मेमोरी में एक मेमोरी में स्टोर होते हैं, एक मेमोरी में कर दिए जाते हैं जो रोम होती है। एक मेमोरी में स्टोर कर दिए जाते हैं जो कि रोम होती है, जैसे कि कैलकुलेटर, वीडियो गेम, डिजिटल कैमरा। रोम केवल रीड ऑपरेशन को परफॉर्म करने की अनुमति देती है। एक प्रकार की नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है रोम। पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पर डेटा पहले से स्टोर होता है, यदि यूज़र इस डेटा में कोई चेंज करना चाहता है तो संभव नहीं है। ई पी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पर डेटा में चेंजेस संभव है, लेकिन पहले पिछला सारा डेटा हटाना पड़ेगा, फिर जाकर नया परिवर्तित डेटा स्टोर होगा। ई पी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। इसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल की सहायता से जितने डाटा की ज़रूरत है उसे हटाकर नया परिवर्तित डाटा स्टोर कर सकते हैं। वर्तमान में उपयोग में लाए जाने वाले हैं पेन ड्राइव, यूएसबी कार्ड, एसएसडी, फ्लैश मेमोरी। इसके लिए टेस्ट वर्जन है। कैश मेमोरी, सीपीयू और रैम। सीपीयू एवं रैम के मध्यस्थकर्ता के रूप में काम करती है कैश मेमोरी। यूज़र के द्वारा बार बार रिक्वेस्ट किए गए डेटा को अपने में अस्थायी रूप से स्टोर कर लेती है, और अगली बार जब उस डेटा के लिए रिक्वेस्ट आती है तो डेटा उपलब्ध कराने का काम कैश मेमोरी करती है। सेकेंडरी मेमोरी
सेकेंडरी मेमोरी में आता है मैग्नेटिक डिस्क। इसमें डेटा की क्रिया करने के लिए मैग्नेटिक मटेरियल चुंबकीय पदार्थ की सहायता ली जाती है। प्लेट की एक ही सतह पर डेटा स्टोर होता है। लो स्टोरेज रहता है, कम भंडारण क्षमता होती है इसकी। फिर आता है हार्ड डिस्क। इसकी सहायता से प्लेट की दोनों सतह पर डेटा स्टोर कर सकते हैं। इसकी स्टोरेज होती है 25 से 50 टेराबाइट। फिर आता है ऑप्टिकल डिस्क। डेटा की क्रिया लेज़र लाइट के माध्यम से इसमें ऑप्टिकल डिस्क में संपन्न होती है। सीडी कम्पैक्ट डिस्क। स्टोरेज कैपेसिटी इसकी 700 MB होती है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड या सिलिकॉन ऑक्साइड की प्लेट मतलब वो चढ़ाई जाती है। फिर आता है सीडी रोम में डाटा पहले से ही स्टोर होता है और उस सीडी के डाटा में परिवर्तन संभव नहीं होता, जैसे कि मूवी की सीडीआर। इसमें यूज़र पहले डेटा को रिकॉर्ड कर एडजस्ट करके सीडी में स्टोर सीडीआर इसमें यूज़र पहले डेटा को रिकॉर्ड कर एडजस्ट करके सीडी में स्टोर रख करता है, बाद में उसमें परिवर्तन संभव नहीं होता। जैसे कि फंक्शन की सीडी हो गई। CDRW इस सीडी के डेटा में परिवर्तन संभव होता है। मेमोरी कलेक्शन सीन मतलब DVD डिजिटल वर्सटाइल वीडियो डिस्क। स्टोरेज 4.7 से 8.5 GB तक स्टोरेज होता है। DVD रोम DVD-R DVD-RW सेम एज CD। ब्लू रे डिस्क जब बहुत उच्च गुणवत्ता वाला डेटा जैसे एनिमेटेड या 3D हो तो उसे स्टोर करने के लिए ब्लू रे डिस्क का उपयोग होता है। स्टोरेज 25 से 50 GB। एग्जांपल इंटेल, डेल, डिज्नी। फ्लैश मेमोरी EEP रोम का नवीनतम रूप है। पेन ड्राइव, USB, SSD। फिर आता है नेक्स्ट चैप्टर रोबोटिक्स एक ऐसी शाखा है जिसमें रोबोट का अध्ययन किया जाता है। रोबोट शब्द की उत्पत्ति रोबोटा मतलब बंधु मजदूर से आया रोबोट शब्द। रोबोट एक ऐसी मशीन है जो मानव के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करती है। जो रोबोट है निर्देशों तक ही सीमित होता है। रोबोट मशीन इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या काम होता है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर इसमें निर्देश प्रोग्राम डिजाइन करते हैं। मैकेनिकल इंजीनियर यह शाखा के डिजाइन का निर्धारण करते हैं और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ऊर्जा के स्रोत का निर्धारण करते हैं। रोबोट के घटक सोर्स ऑफ एनर्जी लिथियम बैटरी, लेड एसिड बैटरी, सोलर एनर्जी। एक्चुएशन रोबोट में मोशन के लिए एक्चुएटर लगा होता है। एक्चुएटर कंट्रोलर रोबोट को कंट्रोल करता है। कंट्रोलर सेंसर महसूस करके रिस्पॉन्स देता है इसके माध्यम से सेंसर के द्वारा। मैनिपुलेटर वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख सके। लोकोमोशन चलायमान बनाने के लिए पैर, पंख, रटार भी लगाया जाता है। इन्वायरमेंटली इंटरेक्शन एंड नेविगेशन जैसे कार में पानी चलाने के वक्त ऑटोमेटिक काम करता है। ह्यूमन इंटरेक्शन एंड नेविगेशन रोबोटिक प्रोग्रामिंग। DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका DRDO का दिल्ली में है। उन्नीस सौ 20 में रोबोट शब्द का सबसे पहली बार उपयोग कॉर्पिन के द्वारा किया गया। RUR रोम्स यूनिवर्सल रोबोटिक्स नाटक के दौरान सबसे पहले रोबोट शब्द का उपयोग किया। सर आइजैक असिमोव बुक रन अराउंड में सबसे पहले रोबोटिक्स का उपयोग हुआ। बुक आई रोबोट के निर्माण के नियम दिए। बुक आई रोबोट में रोबोट के निर्माण के नियम दिए हैं। रोबोट मानव के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करेगा। रोबोट मानव को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, अपना अस्तित्व बनाए रख सकता है। शून्य का नियम रोबोट स्वयं की भी रक्षा कर सकता है जब सभी नियम पूर्ण रूप से लागू हो जाएं। सर जॉर्ज सी डेवोल उन्होंने मिलकर सर जॉर्ज सी डेवोल और जोसेफ एंगल इन दोनों ने मिलकर एक यूनिमेशन नाम की कंपनी को स्थापित किया। रोबोट बनाने वाली कंपनी यूनिमेशन। इस कंपनी ने यूनिमेशन नाम का रोबोट बनाया। यूनिमेट नाम का रोबोट बनाया यूनिमेशन कंपनी ने। फर्स्ट कमर्शियल रोबोट यूनिमेट को वही माना जाता है क्योंकि इसका उपयोग न्यू जनरल मोटर्स की जर्सी फैक्ट्री में धातु के गर्म टुकड़ों को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने के लिए किया गया था। रोबोटिक्स के जनक
जोसेफ एंजलबर्ग को माना जाता है। रोबोटिक्स के पितामह सर जॉर्ज सी डेवोल हैं। CAIR सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स DRDO की एक शाखा है। हेडक्वार्टर बेंगलुरु। भूमिका इसका क्या है? रक्षा तकनीक के अनुसंधान संबंधी कार्य करना। AICRA ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रिसर्च एंड ऑटोमेशन, इसकी स्थापना 2014 में हुई। गैर लाभकारी संस्थान है। रोबोटिक्स के अनुसंधान से संबंधित मानक निर्धारित करना इसका काम है। AICRA ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रिसर्च एंड ऑटोमेशन, स्थापना 2014 में हुई। गैर लाभकारी संस्थान है। रोबोटिक्स के अनुसंधान से संबंधित मानक निर्धारित करना, रोबोटिक्स से संबंधित शिक्षा देना, जटिल समस्याओं का समाधान करना, ये सब इसके काम है। फिर आता है रोबोटिक्स के प्रकार। रोबोट के प्रकार। ह्यूमनॉइड रोबोट। ह्यूमनॉइड रोबोट को व्हील रोबोट भी कहते हैं। ह्यूमनॉइड रोबोट मानव शरीर की जैसी संरचना होती है इसकी, जैसे कि सोफिया रोबोट का निर्माण 2016 में हांगकांग की हैमसन रोबोटिक्स कंपनी द्वारा किया गया। फेस ऑड्री हेपबर्न के समान है इसका। 2017 में सऊदी अरब ने इस रोबोट को, मतलब सोफिया रोबोट को, अपने देश में नागरिकता प्रदान की है। सऊदी अरब ने पहला भारत आगमन इसका IIT बॉम्बे में आयोजित किया गया टेक फेस्ट फेस्टिवल में। 2019 में इंदौर में एमरल्ड फेस्टिवल में 2019 में इंदौर में एमरल्ड हाइट्स स्कूल में आयोजित किया गया। इंटरनेशनल राउंड 2019 में इंदौर में एमरल्ड हाइट स्कूल में इंटरनेशनल राउंड स्क्वायर कॉन्फ्रेंस में पहली बार रोबोट का इंदौर आगमन हुआ। इस रोबोट का मतलब और सोफिया रोबोट का। नोट। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स की स्थापना 1987 में हुई। हेडक्वार्टर फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है। उद्देश्य इसका है वैश्विक स्तर पर रोबोटिक्स के बाजार को बढ़ावा देना। प्रथम स्थान चीन का 56% खरीदता है और लेटेस्ट आयोजन 2025 में ओसाका जापान में होगा, मतलब हुआ था। एग्जाम्पल, सोफिया की बहन ग्रेस 2019 में हैमसन रोबोटिक्स जो बनाया गया। प्रथम हिंदी बोलने वाली रोबोट रश्मि, डेवलप्ड बाय रंजीत श्रीवास्तव। प्रथम हिंदी बोलने वाली रोबोट शालू, दिनेश कुमार पटेल द्वारा बनाया गया। हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट। एग्जाम्पल, व्योमित्र, गगनयान मिशन के अंतर्गत निर्मित किया गया इसे। मानव की संरचना का आधा भाग मैच करना। बैंकिंग रोबोट, बैंकिंग की गतिविधियों को संपन्न करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाला रोबोट, जैसे कि लक्ष्मी, तमिलनाडु के कुंभकोणम के सिटी यूनियन बैंक में स्थापित बैंकिंग से संबंधित है। 125 से अधिक प्रकार के कार्यों को कर पाने में सक्षम। टेली ऑपरेटेड रोबोट, रोबोट का ऐसा प्रकार जिसे कहीं दूर से ऑपरेट किया जा सकता है। एग्जाम्पल, ड्रोन, कैमरा। ऑगमेंटेड रोबोट, रोबोट के ऐसे प्रकार जो कार्य करने की क्षमताओं को संवर्धित कर देते हैं, जैसे कि प्रोस्थेटिक ऑर्गन, कृत्रिम अंग। स्वार्म, जब कोई रोबोट मिलकर एक समूह में काम करते हैं, जैसे कि चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोग में लाए जाने वाले रोबोट। नैनो रोबोट, इसका आकार माइक्रोन या नैनोमीटर में होता है। अधिकतर यह रोबोट चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोग में लाए जाते हैं, जैसे DNA का या 3D व्यू जानना या आंतरिक अंगों की संरचना एवं कार्यप्रणाली जानने के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मानव की जैसे सोचने समझने की क्षमता मशीनों में विकसित होना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उपयोग की जाने वाली शाखाएं कौन कौन सी हैं? मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज और प्रोसेसिंग। जापान ने कहा था जब हम AI का यूज़ करने लगेंगे तब हम 5th जनरेशन में होंगे। AI के विकास के लिए बनाए गए प्रोग्राम। ब्रिटेन द्वारा बनाया गया था LB और यूरोपीय संघ द्वारा बनाया गया था एस्प्रिट। AI का विकास 1950 में हुआ। ट्यूरिंग टेस्ट के माध्यम से एलन ट्यूरिंग के द्वारा किया गया। एलन ने क्वेश्चन किया था कैन मशीन थिंक। 1954 में जॉन मैकार्थी ने AI शब्द को सबसे पहली बार उपयोग किया। AI के जनक जॉन मैकार्थी को माना जाता है। AI तकनीक विकसित करने के पश्चात यह चेक करना कि मशीन मानव के अनुरूप सोचने में सक्षम हो पाई है या नहीं, इसके लिए किया जाने वाला जो टेस्ट है वह ट्यूरिंग टेस्ट है। AI के लिए प्रयुक्त भाषा, जॉन मैकार्थी और एलन नेवेल ने लिस्प भाषा, लिस्ट प्रोसेसिंग लैंग्वेज को यूज किया। यह भाषा सबसे पहले 1973 में कंप्यूटर में यूज की गई। प्रोलॉग, प्रोग्रामिंग इन लॉजिक, इस निर्माता इसके हैं एलन कॉलमेरोर। 1973 में इसका सर्वप्रथम कंप्यूटर में प्रयोग किया गया प्रोलॉग का।
एआई का पहला सफल प्रोग्राम 1951 में क्रिस्टोफर स्टेची द्वारा पहला सफल प्रोग्राम बनाया गया। प्रोग्राम का नाम था चेकर्स ड्राफ्ट। यह प्रोग्राम किस कंप्यूटर पर चलाया गया? फ्रेंटली मार्क 1 कंप्यूटर पर। भारत का एआई पोर्टल www.ai.com ai.in। क्रियान्वयन नेस्कॉम द्वारा। नेशनल एसोसिएशन फॉर सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। चैटबॉट, इसमें हम मौखिक रूप से इंस्ट्रक्शन देते हैं और मौखिक रूप से आउटपुट प्राप्त करते हैं। भारत का पहला चैटबॉट लेक्सी है, डेवलप्ड बाय वेलोसिटी कंपनी। रेलवे का चैटबॉट आस्क दिशा है, वर्चुअल फॉर असिस्टेंस। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। एलेक्सा, अमेजॉन का एलेक्सा है, सैमसंग का बिक्सबी है, गूगल का गूगल असिस्टेंट, माइक्रोसॉफ्ट का कॉर्टाना, एप्पल का सिरी। जेमिनी इज़ अ चैटबॉट। जेमिनी इज़ अ चैटबॉट 2024 में गूगल एवं अल्फ़ाबेट इंक कंपनी के द्वारा डेवलप्ड किया गया था जेमिनी को। तेलंगाना राज्य ने 2020 को एआई वर्ष घोषित किया। 2020 में दिल्ली में स्कूल ऑफ एआई की शुरुआत हुई। इंडिया एआई मिशन। इंडिया एआई इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन, इसे डिजिटल इंडिया की तर्ज पर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा डेवलप किया गया। धनराशि 10,37,192 करोड़। GPAI ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई सम्मेलन हुआ 3 से 4 जुलाई 2024 को न्यू दिल्ली भारत मंडपम में। उद्घाटन अश्विनी वैष्णव जी द्वारा। क्रियान्वयन मेटी द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। थीम इसका इंडिया एआई मिशन। कॉग-एक्स वैश्विक आयोजन हेडक्वार्टर लंदन में हुआ। कृत्रिम बुद्धिमत्ता नवाचार को प्रोत्साहित करने में प्रोत्साहन देना। मशीन लर्निंग शब्द सबसे पहले ऑर्थर सैमुअल ने दिया 1959 में। इसकी भूमिका है कि मशीन को इतना सक्षम बनाना कि वह स्वयं डाटा का विश्लेषण कर पाए और बेहतर प्रदर्शन कर पाए। 2024 में इसी क्षेत्र में जॉन हॉपफील्ड को नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अंदर मशीन को इस प्रकार से विकसित किया जाता है कि वह सामान्य भाषा में दिए गए निर्देशों को समझना, अनुवाद करना जैसी गतिविधि शामिल होती है। इसमें दो तकनीक उपयोग में लाई जाती है, NLU नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, NLG नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन। ह्यूरिस्टिक तकनीक एआई के अंतर्गत सर्च करने की तकनीक को एक्यूरेट बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। डीप लर्निंग सेल्फ ड्राइव कार वॉइस रिकॉग्निशन, FPGA फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे, इसका यूज एआई को डिप्लॉय करने के लिए किया जाता है। ट्रिपल एआई इस्टेब्लिश इन 1979, नाम में परिवर्तन 2007 में हुआ। एसोसिएशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। आईपी एड्रेस में डेली लाइफ में 4 क्लास होते हैं, ABCD का यूज किया जाता है डेली लाइफ में। क्लास ई का यूज रिसर्च और पब्लिकेशन के लिए किया जाता है। क्लास डी का यूज मल्टीकास्ट के लिए किया जाता है। मैसेज अगर ग्रुप में सबके पास पहुँचे तो उसे ब्रॉडकास्ट कहते हैं, और अगर ग्रुप में मेंबर सेलेक्ट कर लिए जाएं कि कितनों के पास मैसेज पहुँचेगा तो उसे मल्टीकास्ट कहते हैं। ब्लूटूथ की आविष्कारक कंपनी का नाम एरिक्सन है। ब्राउजिंग विशेष जानकारी सर्च करना। सर्फिंग टाइम पास करना, इंटरनेट पर रील्स देखना। सी प्लस प्लस कंप्यूटर लैंग्वेज है, 3rd जनरेशन का। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। डेनिस रिची ने इसका मतलब आविष्कार किया। सर्च इंजन आर्की, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, बिंग, याहू सर्च इंजन है। HTML इज यूज टू राइट कोड फॉर वेब पेज। WETF का फुल फॉर्म है IETF का फुल फॉर्म है इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। इसकी स्थापना 1986 में हुई। इसका उद्देश्य है इंटरनेट के यूज़ को प्रोत्साहन करना, उपयोग को प्रोत्साहन देना। W3C का गठन 1900 मतलब वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम का गठन 1994 में हुआ। आविष्कारक इसके टिम बर्नर्स-ली हैं। BSNL द्वारा इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को हुई। भारत में पहली इंटरनेट ऑफ थिंग्स नीति लागू की गई थी 2014 में। 2015 में डिजिटल इंडिया लागू आया था मतलब शब्द दिया गया था। IoT शब्द दिया गया था
कैरविन एस्टॉन द्वारा। IoT की नीति इंटरनेट ऑफ थिंग्स की नीति को लागू करने वाला भारत का पहला स्टेट है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स की नीति को लागू करने वाला भारत का पहला स्टेट आंध्र प्रदेश है। भारत नेट प्रोजेक्ट को मतलब फाइनेंस किसके द्वारा किया गया था, फंड किसके द्वारा दिया गया था, USOF के द्वारा, मतलब यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड द्वारा। इसका माध्यम है ऑप्टिकल फाइबर। भारत नेट परियोजना का माध्यम क्या है, ऑप्टिकल फाइबर। भारत नेट परियोजना का पूर्ण नाम है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन नेटवर्क। पूर्व नाम ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन नेटवर्क है। SMIME स्टैंड फॉर सिक्योर मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ईमेल एड्रेस में कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। जैसे राहुल पटेल 08042000@gmail.com में पहला पार्ट जो है तो यूज़र नेम है, सेकंड पार्ट जो है वो डोमेन नेम है। थैंक यू सो मच।